तो देखिए, हम डिस्कस कर रहे हैं बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। पिछले वाले वीडियो में मैंने आपके साथ किंगडम मोनरा के बारे में काफ़ी कुछ डिस्कस किया और बहुत सारे मैंने क्वेश्चंस पूछे। इस वीडियो सीरीज में मैं एनसीईआरटी को हाथ में पकड़ के और हर एक पैराग्राफ में आपको कुछ क्वेश्चंस बोलता चला जाता हूं, एक तरह की रैपिड फायर कि ये क्वेश्चंस आ सकते हैं और आपके ध्यान में कुछ क्वेश्चंस लाने की कोशिश कर रहा हूं कि आपको ये सब आता है कि नहीं आता है बिफोर यू फेस द एग्जाम। सो वी विल कंटिन्यू विद किंगडम प्रोटिस्टा। सो जब हम प्रोटिस्टा की बात करेंगे तो मुझे ये बताइए कि प्रोटिस्टा का क्लासिफिकेशन क्यों मोनोफाइलेक्टिक नहीं है? क्या प्रॉब्लम है प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन में? क्यों ऐसा नहीं लगता कि इस किंगडम में आपने सारे रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स रख दिए हैं? क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं? व्हाट आर द पेन पॉइंट्स इन द किंगडम प्रोटिस्टा? एक तो ये लिस्ट बनेगी और जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, अब आप फैक्ट शीट बनाना शुरू कीजिए। फैक्ट्स मैं आपको बता रहा हूं और ये फैक्ट्स इकट्ठे करके आप सीधे सीधे लिखना शुरू कीजिए। उसके बाद में आपकी एनसीईआरटी देखिए, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कहती है कि इन दिस बुक वी इंक्लूड दिस एंड दिस अंडर प्रोटिस्टा, सो यू कैन इजीली अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम विद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। आपकी एनसीईआरटी ये कह रही है कि इस किताब में हम प्रोटिस्टा में इसको इंक्लूड कर रहे हैं। सो आप जितनी भी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक पढ़ेंगे बायोलॉजी की तो आप देखेंगे सब में अलग अलग चीजें, लेकिन हर एक ऑथर ये बता देता है कि मेरे हिसाब से प्रोटिस्टा ये है। सो आपकी एनसीईआरटी किस किस चीज को प्रोटिस्टा कह रही है पहले तो ये समझिए, और इसीलिए वो जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको बताया था कि प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन में प्रॉब्लम्स क्या है, उसके ऊपर आपको 2-3-4 पॉइंट पता होने चाहिए। जब आप क्राइसोफाइट की बात करते हैं तो डाई एटम्स पे बहुत आसानी से क्वेश्चन आ जाता है। सो डाई एटम्स में देखिए, प्लैंकटन किसे कहते हैं? सो लेट मी राइट सम वर्ड्स। सो मैंने आपसे कहा कि प्लैंकटन किसे कहते हैं, व्हाट एग्जैक्टली इज मेंट बाय अ प्लैंकटन। सो व्हाट इज अ फाइटोप्लैंक्टन, व्हाट इज अ जूप्लैंक्टन। हमेशा दिमाग में जो भी कोई टर्म आए तो उससे देखिए कि इससे रिलेटेड कोई और टर्म मुझे पता है कि नहीं पता है। इसके अलावा ओशियन में जो प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है, इनका क्या रोल है? What exactly is the role of diatoms in the primary productivity in oceans? ये एक बात समझिए। इसके अलावा जो एक और क्वेश्चन आता है वो इनकी सेल वॉल पर आता है, और सेल वॉल इज इम्प्रेग्नेटेड विद सिलिका, और सिलिका की वजह से इसको क्या एट्रीब्यूट मिलते हैं, और ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। सो जैसा मैंने आपको बताया, दिस इटसेल्फ इज अ वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन। व्हाट इज डायएटमेशियस अर्थ? क्यों इसको पॉलिशेस की तरह इस्तेमाल किया जाता है? क्यों सेल वॉल इंडेस्ट्रक्टिबल है? ये सारी की सारी चीजें अब आपको सब एनसीईआरटी आपने करा हुआ है, आपको सब याद है। आप इस बस केवल वीडियो को ये देखिए कि कोई चीज, एक आध चीज ऐसी तो नहीं है जो दिमाग में नहीं है, और उसको तुरंत जो है एकदम ठीक कर लीजिए। ये हम काम कर रहे हैं यहां पर। सो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। इसके अगर आपको इतनी चीज आती है तो मैं आपसे एक और चीज सजेस्ट करूंगा कि आप ये जो सेल साइज मेंटेनेंस अक्रॉस द जनरेशन ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन और डिवीजन कैसे किया जाता है, मतलब डाई एटम्स का क्या हर रिप्रोडक्शन पे साइज छोटा होता जाएगा और किस तरह से इसको रिस्टोर किया जाता है। और एक और चीज याद रखिएगा कि ये मुझे आपको बताना है कि आपको इस चीज के बारे में पक्के तौर पे पता होना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि व्हाट इज एन ऑक्सोस्पोर, और ऑक्सोस्पोर का डाई एटम से क्या कनेक्शन है? सो अगेन आई एम लीविंग अ क्वेश्चन टू यू। आपको बहुत अच्छी तरह आता होगा, और हमने कहा ये ऑक्सोस्पोर और ये सेल साइज मेंटेनेंस, ये दो चीजें मैंने आपसे कहा कि आप जरूर पढ़ लीजिए इसके बारे में, किसके? डाई एटम्स के बारे में, और अपनी एनसीईआरटी के सारे फैक्ट्स देख लीजिए। दिस शुड बी एनफ। इसके बाद में जो अगला जो 2.2.2 है, दैट इज डीनोफ्लैजिलेट्स। तो जब आप डीनोफ्लैजिलेट्स पे आते हैं तो मुझे ये बताइए कि इस डीनोफ्लैजिलेट को डीनोफ्लैजिलेट कहते क्यों हैं? सो मुझे ये बताइए कि इसको आप देखिए, इसमें फ्लैजेलम कितनी है? सो व्हाट इज द नंबर ऑफ फ्लैजेलर इंसर्शंस? व्हाट इज द ओरिएंटेशन ऑफ ईच फ्लैजेलम? दोनों फ्लैजेला, उनकी ओरिएंटेशन क्या एक दूसरे से अलग है? इसके अलावा मुझे इसके न्यूक्लियस की कंडीशन बताइए। देखिए, मैंने आपसे कहा कि क्या कहते हैं इसके जो फ्लैजेलम है इसके पास में, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं जो इसमें न्यूक्लियस की कंडीशन है उसको क्या कहते हैं। और एक और शब्द मैं आपसे कहूंगा, थोड़ा एनसीईआरटी के बाहर जाने के लिए कह रहा हूं, एम्फिएस्मा क्या है? व्हाट एग्जैक्टली इज एम्फिएस्मा, and what is unique about the presence of cellulose here?
यहां पर सेलुलोज की प्रेजेंस के बारे में यूनिक फीचर क्या है। सो ये आपको थोड़ा सा मदद करेगा इनके बारे में समझने के बारे में कि डिनोफ्लैजेलेट्स क्या है। इसके बाद में डिनोफ्लैजेलेट्स के साथ में एक चीज मैं आपको और एनसीईआरटी के बाहर कहूंगा, इनके बारे में पता कीजिए कि व्हाट आर जूज़ेंथेल। जूज़ेंथेल क्या चीज है और कोरल्स के साथ इनका क्या रिलेशनशिप है। ये इकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इकोलॉजी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, एक और शब्द लिख दिया, जूज़ेंथेल क्या है। फिर वो जो फेमस क्वेश्चन है, व्हाट एग्जैक्टली इज अ रेड टाइड एंड विच प्रोटिस्ट इज वेरी नोटोरियस फॉर इट एंड व्हाट आर द डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स ऑफ दिस ब्लूम। इस ब्लूम के डेट्रीमेंटल इफेक्ट्स क्या हैं और क्या किसी डिनोफ्लैजेलेट में बायोल्यूमिनेसेंस भी देखने को मिलती है। सो वी विल बी लुकिंग एट बायोल्यूमिनेसेंस। सो देखिए आपके सामने बहुत सारी टर्म्स लिखी हुई हैं, यू कैन सी द बोर्ड, और मैंने आपको बताया कि इस स्फीयर में आपको सारी चीजें पता होनी चाहिए। तो मुझे उम्मीद है अब तक आपको जो भी करना है वो समझ में आ गया होगा और आपने एक्चुअली काम शुरू भी कर दिया होगा। इसके बाद में जो तीसरी जो चीज है 2.2.3 अगर आप देखें तो यूग्लिनॉइड्स। सो क्या है यूग्लिनॉइड्स। सो यूग्लिनॉइड्स के बारे में पहली चीज तो हम आपसे यही पूछेंगे कि यूग्लिनॉइड्स के बारे में आप ये बताइए कि इनकी बॉडी फ्लेक्सिबल क्यों है। व्हाई द बॉडी इज फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबिलिटी के पीछे वजह क्या है। व्हाट इज पेलिसिल या पेलिकल क्या है, प्रोटीन की बनी है कि किस चीज की बनी है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। दूसरा, फिर इनके फ्लैजेला के बारे में आपको पता होना चाहिए, कितना नंबर है, लेंथ छोटी बड़ी है क्या, किस तरह के फ्लैजेला है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूग्लिनॉइड से आता है, याद रखिएगा इस क्वेश्चन को अगर आपने तैयार नहीं किया है तो दोबारा तैयार कीजिए। क्लोरोप्लास्ट इन यूग्लिनॉइड्स एंड द रिलेशनशिप टू दी हायर ऑर्गेनिजम्स, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं चाहूंगा कि आप देखिए कि इनकी क्लोरोप्लास्ट के चारों तरफ कितनी मेम्ब्रेन्स हैं, पिगमेंट्स कैसे हैं, ये सारी की सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यूग्लिनॉइड से बनता है। और खास तौर पे फिर यूग्लिना के बारे में एक वो क्वेश्चन पूछते हैं कि अगर सनलाइट में ग्रो कर रहा है तो कैसे कैसे क्या क्या मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा, और अगर उसको डिप्राइव कर दिया गया सनलाइट से तो फिर उसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है। और दूसरी चीज मुझे ये बताइए कि जिस टाइम पर ये स्प्लिटिंग से जब ये डिवाइड करता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, तो क्या वो ट्रांसवर्स होती है कि लॉन्गिट्यूडनल होती है। इसकी जो स्प्लिटिंग है वो ट्रांसवर्स है कि लॉन्गिट्यूडनल है। यहां पर देखिए आपको सारे क्वेश्चंस करीब करीब मैंने याद दिला दिए। फिर हम आते हैं स्लाइम मोल्ड्स पर। तो देखिए स्लाइम मोल्ड्स के बारे में थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए। सेप्रोफिटिक प्रोटिस्ट आप इनको कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, कई बार फंजाई लाइक प्रोटिस्ट भी कहा जाता है। तो स्लाइम मोल्ड्स के बारे में मुझे ये पता करना है कि इनमें सेलुलर का क्या मतलब है और ए सेलुलर का क्या मतलब है। तो दो तरह के मैंने स्लाइम मोल्ड्स आपको बताए, व्हाट आर सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स, व्हाट आर ए सेलुलर स्लाइम मोल्ड्स। मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं, मुझे बताइए व्हाट इज प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम किसे कहते हैं, व्हाट इज सूडोप्लाज्मोडियम, ये किसे कहते हैं, ये शब्द आपको पता होना चाहिए। तीसरी चीज आपको ये पता होना चाहिए कि इनके स्पोर्स के बारे में क्या खास बात है, और हर तरह के प्लाज्मोडियम में मुझे ये बताइए कि फेवरेबल कंडीशन में और अनफेवरेबल कंडीशन में वो किस तरह से अपने आप को रिप्रोड्यूस करता है। आई होप this is the thing that is very very important. Please pay very very important attention to the spores that are seen in the slime molds. और जो लास्ट पार्ट है that is actually protozoa. तो जब आप प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो देखिए बड़े ध्यान से समझिए, प्रोटोजोआ में आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो जब आप देखेंगे तो प्रोटोजोआ में आपसे वो पूछेंगे कि बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन लोकोमोटरी ऑर्गन के हिसाब से आप बताइए अमीबॉयड कौन है। अमीबॉयड में आपसे केवल एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो पूछी जा सकती है, देखिए बहुत लोग बहुत डिटेल में जाते हैं अमीबा में, सोल जेल थ्योरी ये क्या है वो क्या है, कुछ नहीं आपसे पूछने चाह रहे हैं। वो आपसे अगर पूछेंगे तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल के बारे में पूछेंगे, क्योंकि उन्होंने इस चीज को सेल बायोलॉजी में मेंशन किया है। आगे देखिए, इसके बाद में सीलिएटेड की बात होगी। सीलिएटेड में जब पैरामीशियम की बात आएगी तो पैरामीशियम में आपको माइक्रोन्यूक्लियस
और मैक्रोन्यूक्लियस के बारे में पता होना चाहिए। एंड पैरामीशियम इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिज्म टू स्टडी अबाउट द व्हाट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेशन ऑफ फूड वैक्यूल्स। और ये जो फूड वैक्यूल्स अगेन मेंशन्ड इन योर एनसीईआरटी, उसको पढ़ने के लिए पैरामीशियम बड़ा अच्छा ऑर्गेनिज्म है। तो अगर आप पैरामीशियम में माइक्रोन्यूक्लियस, मैक्रोन्यूक्लियस और फूड वैक्यूल के बारे में पढ़ते हैं तो दैट वुड बी गुड। एंड अगेन प्लीज कीप अटेंशन टू दी कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स। सो देखिए मैं लिख रहा हूं कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स, एक एंटीरियर एंड पर, एक पोस्टीरियर एंड पर। ऑस्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, क्या काम है इनका, फ्रेश वाटर में मिलते हैं, कहां मिलते हैं, इमीडिएटली आपको बहुत सारी चीजें यहां से समझ में आएंगी। इसके बाद में जब आप आते हैं तो फ्लैजेलेटेड। सो फ्लैजेलेटेड में आपसे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पूछा जा सकता है वो ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा के बारे में पता कीजिए। ट्राइपेनोसोमा ब्रूजी, ट्राइपेनोसोमा ब्रूजी गाम्बियंस पता कीजिए। अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस, और भी कोई डिजीज है क्या जो ट्राइपेनोसोमा करता है? और आपको किसी और फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन का नाम पता है जो कि ह्यूमन बींग्स के लिए पैथोजेनिक हो सकता है? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहां से आपसे ना केवल ट्राइपेनोसोमा, आपको ये बताना है कि और भी कुछ फ्लैजेलेटेड प्रोटोजोन्स हैं क्या जो ह्यूमन बींग्स के लिए पैथोजेनिक हो सकते हैं। और आखिर में स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में मैं एक छोटा सा शब्द आपके लिए कहूंगा कि एपीकॉम्प्लेक्सन। यह शब्द एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिए कि एपीकॉम्प्लेक्सन्स क्यों कहते हैं स्पोरोजोन्स को। और स्पोरोजोन्स में आप जानते हैं कि आपसे पूछेगा मल्टीपल फिशन के बारे में पूछ सकते हैं, मल्टीपल फिशन के बारे में पूछ सकते हैं। एंड ऑब्वियसली वी नो द मलेरियल पैरासाइट। सो दिस इज अ मलेरियल पैरासाइट। दिस वुड बी आस्क्ड बेसिकली इन द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज चैप्टर। सो इस तरह से आपने इसको क्लासीफाई किया और फिर आपने अपने हर तरह से नोट्स बनाए। तो इस पर्टिकुलर छोटे से वीडियो में मैंने केवल आपको जो ध्यान दिलाया है वो प्रोटिस्टा के बारे में ध्यान दिलाया है। जब मैं वापस आऊंगा तो देन वी विल फिनिश दिस चैप्टर इन अनदर 15 मिनट्स शोइंग यू दैट व्हाट आर द पॉसिबल क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। थैंक यू सो मच। प्ले स्टोर पे जाइए, नीट प्रेप टाइप करिए और नीट प्रेप का ऐप इंस्टॉल कीजिए और आज ही मास्टर क्लास से प्रैक्टिस करना चालू करिए।